To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। पिछले वीडियो में हम लोग मृदुला गर्ग के जीवन परिचय को लेकर उपस्थित हुए थे और आज के वीडियो में हम लोग मेरे संघ की औरतें का जो प्रतिपाद्य है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। मुख्य रूप से लेखिका ने इस कहानी की रचना की थी नारी जागरण से संबंधित बातों को बतलाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, और कहिए तो यह कहानी जो है यह बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित है और इसमें यह भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमें लड़का और लड़की के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम लड़के कर सकते हैं लड़कियां भी वह काम बखूबी कर सकती है। तो ये सब चीज हम जानेंगे। उसके पहले हम इस पाठ में आए हुए जो क्लिष्ट शब्द हैं उसका अर्थ बतला देता हूं। एक शब्द है अनपढ़, जिसका अर्थ होता है निरक्षर। पर्दा नशी का और अर्थ होता है पर्दा करने वाली औरत। मुंहजोड़ का अर्थ है बहुत बोलने वाली या बहुत बोलने वाला। हैरत अंगेज मतलब आश्चर्यजनक। फरमाबरदार का अर्थ है आज्ञाकारी। मुस्तैद का अर्थ है तत्पर। फजल का अर्थ है कृपा। और परिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से ज्यादा धन संग्रह नहीं करना। बदस्तूर का अर्थ है लगातार। जुस्तजू उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रार्थना। अकबकाया इसका अर्थ है घबरा गया। एहतियात इसका अर्थ है सावधानी। रोमांचक का अर्थ होता है रोंगटे खड़ा करने वाला। भला मानुष का अर्थ है अच्छा आदमी। विरासत का अर्थ है पैतृक संपत्ति। हीन भावना का अर्थ है तुच्छ विचार। नाहक का अर्थ है बेकार। आरजू ये भी उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रार्थना, विनती, निवेदन। गैर वाजिब इसका अर्थ है अनुचित। लेखिका ने मेरे संघ की औरतें में बतलाया है कि उनकी एक नानी थी, स्वाभाविक है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि लेखिका को नानी का दर्शन कभी नहीं हुआ। कारण कि इनके जन्म से पहले ही नहीं, इनके मां के शादी से पहले इनकी नानी का देहावसान हो गया था। तो उन्हें दर्शन करने का शुभ अवसर सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बस ये नानी की कहानी सुनती थी, नानी के बारे में सुनती थी। नानी से कहानी सुनने का अवसर मिला ही नहीं था। और लेखिका बतलाती है कि इसी कारण से, चूंकि हम लोग नानी से कहानी नहीं सुने थे, तो हम 6 भाई बहनों में 3 बहन कहानी लिखने लगे। आगे लेखिका का कहना है कि इनकी मां अनपढ़ थी, गंवार थी, पर्दे में रहने वाली स्त्री थी और इनके नाना जी यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करके बैरिस्टरी पढ़ने के लिए विलायत चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई प्राप्त की, उत्तीर्णता प्राप्त की अच्छे अंकों से। और वहाँ से जब भारत लौटे तो भारतीय सभ्यता संस्कृति वो बिल्कुल भूल चुके थे। वे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति अपना चुके थे, वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके थे और उसी के अनुसार रहते थे। और इनकी माँ भारतीय सभ्यता संस्कृति में पली थी और उसको बरकरार रखी थी। तो ऐसे जगह पर होता है कि थोड़ा मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को बिठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं था। लेखिका की नानी अपनी जिंदगी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीने लगी और उनके नाना के जिंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और इनके नाना ने भी लेखिका के नानी की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की। लेकिन लेखिका की नानी को जब लगा कि अब हमारी आयु बहुत कम रह गई है, शायद उनको कोई बहुत बड़ा गंभीर रोग था
और उनको लगा कि अब हम मौत के करीब पहुंचने वाले हैं। और उस समय लेखिका के माँ की उम्र थी मात्र 15 वर्ष। तो उनको लगा कि जीते जी इसका विवाह कर देना चाहिए। तो चूंकि लेखिका के नाना जी तो अंग्रेज भक्त थे, एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके सभ्यता संस्कृति को अपनाने वाले लोग थे। तो लेखिका की नानी ने इनके नाना के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को अपने पास बुलाया। वह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और प्यारेलाल शर्मा जी को इनके नानी ने एक तरह से आग्रह भी किया और आदेश भी दिया कि आप मेरी लड़की की शादी ऐसे घर में करेंगे, ऐसे लड़के से करेंगे जो क्रांतिकारी हो, अंग्रेजों का गुलाम नहीं हो, अंग्रेजों का भक्त नहीं हो। घर के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। इन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी से वचन भी लिया और आप आश्चर्य करेंगे, लेखिका के नाना के मित्र होते हुए भी प्यारेलाल शर्मा ने जो वचन दिया था लेखिका के नानी को, उसे निभाया। लेखिका के माँ का विवाह उन्होंने एक क्रांतिकारी से की जो बड़ा ही प्रतिभावान थे, बड़ा होनहार थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें आईसीएस के एग्जाम में बैठने से मना कर दिया था। और पैतृक संपत्ति उनके पास बिल्कुल नहीं थी, कुछ भी संपत्ति उनके पास नहीं थी। और घर में इनके जो दादाजी थे उन्हीं लोगों का वर्चस्व था, दादी का भी वर्चस्व था। और लेखिका ने यहाँ पर बतलाया है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले गांधी जी हो या नेहरू जी हो, सब अंग्रेजों के दीवाने थे, अंग्रेजों के प्रशंसक थे, आजादी की लड़ाई भी लड़ते थे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। ये बात लेखिका बतलाती है कि मेरे समझ में कुछ नहीं आती थी। खैर, लेखिका की माँ बहुत एक आदर्श नारी के रूप में उनकी कल्पना की जाती है और बतलाया जाता है कि जिस परिवार में उनका विवाह हुआ, वहाँ का जो माहौल था, वहाँ की जो स्थिति थी, वो जो मैके में जिस तरह से नाजो नखरे से पली थी, काफी वहाँ स्वागत सत्कार होता था, सम्मान होता था। यहाँ आई तो इनको पहली बार खादी की धोती पहनने को मिली। पहले धोती और साड़ी एक ही तरह की होती थी, पुरुष पहनते थे तो उसको धोती कही जाती थी, महिला पहनती थी तो उसको साड़ी कहा जाता था। और उनको पहनने का कोई अभ्यास नहीं था। रात रात भर जाग कर वे साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी ताकि दिन में किसी प्रकार के शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। और लेखिका ने बतलाया है कि मेरी माँ इतनी नाजुक थी, इतनी कमसीन थी, कम उम्र की थी कि खादी की साड़ी पहनने में कमर में कभी कभी मोच आ जाते थे, दर्द होने लगते थे। ये लेखिका ने खुद बतलाया है। और वे घर का कोई काम नहीं करती थी। एक तो उनकी तबीयत खराब थी, दूसरा वे साहित्य चर्चा में लगी रहती थी, संगीत सुनती थी, पुस्तकों का काफी अध्ययन करती थी, लेकिन ये सारे काम वह सोए सोए ही करती थी बिस्तर पर, और घर के किसी काम में हिस्सा नहीं बताती थी। बतलाया जाता है, लेखिका ने स्वयं बतलाया है कि उन्होंने माँ का धर्म भी नहीं निभाया, बहू का धर्म भी नहीं निभाया और साथ साथ एक पत्नी का भी धर्म नहीं निभाया। इसके बावजूद बतलाती है लेखिका कि घर में उनका बड़ा सम्मान था, बड़ा मान था, बड़ा आदर था। कारण क्या था? तो लेखिका ने बतलाया है कि दो विशेषताएं थी उनके जीवन की, कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी बात थी कि उनके मित्र, उनके सहेली जो बात उनके सामने करती थी वह गोपनीय बात कहीं भी वह प्रकट नहीं करती थी। ये सब विशेषता थी उनकी। महात्मा गांधी का भी आदर होता है, हरिश्चंद्र का भी आदर होता है, सत्यवादी होने के कारण, झूठ न बोलने के कारण, तो वे सत्यवादी थी, इस कारण बड़ा सम्मान था उनका। फिर लेखिका के घर में एक परदादी थी जिसको ये दादी माँ कहती थी। उनको भी परंपरा से अलग हटके चलने का बड़ा ही शौक था, और वे जैन धर्म में एक शब्द चलता है अपरिग्रह। इसका मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना। इनके दादी माँ ने यह प्रतिज्ञा की थी
कि हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा धन होने पर हम दान कर देंगे। यहाँ तक कि उनके पास 2 से अधिक धोती हो जाती थी तो उसे वो दान कर देती थी। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि लेखिका की माँ जब प्रथम बार गर्भवती हुई तो दुनिया में प्रचलन है, हम सब आप देखते हैं कि लोग बेटे के लिए मन्नत मांगते हैं। उस समय तो और भेदभाव था, लेकिन लेखिका की परदादी ने लड़की के लिए मन्नत मांगी। सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और वे मन्नत मांगकर ही चैन नहीं आया उन्हें। वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी और अपनी मन्नत को दोहराती रहती थी और भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। लेखिका ने यहाँ पर बतलाया है कि यही कारण था कि इनकी अनुचित मांग को देखकर भगवान इतना घबरा गए कि 1-2 नहीं बिल्कुल 5 कन्याएं इनके यहाँ उतार दिए और लेखिका 5 बहन हुई और उसके बाद अंत में एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। तो ये लेखिका की परदादी की विशेषता थी। उनकी परदादी की विशेषता यह भी थी कि उन्होंने अपने मधुर स्वभाव से एक चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया था। कहानी लेखिका ने बतलाया है, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एक बार की बात है, गांव के सारे मर्द शादी में चले गए थे, सियाने लड़के वगैरह सब चले गए थे और गांव में समझिए कि एकदम कोई भी मर्द था ही नहीं। औरतें सज धज कर रतजग्गा कर रही थी और चोर को लगा कि सब लोग आंगन में होंगे, दरवाजे पर होंगे और वो आराम से घर में सेंध मारकर प्रवेश कर गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए उसका कि जिस घर में प्रवेश किया उसमें इनकी परदादी माँ सोई हुई थी और जैसे ही वह घर में दबे पांव आया उसके आहट मात्र से उनकी नींद टूट गई और उन्होंने कहा कि कौन हो, मुझे पानी पिलाओ। अब चोर एकदम अचका गया कि हम आए हैं चोरी करने, आई बुढ़िया पानी मांग रही है हमसे। लेकिन देखिए कि उस समय चोर भी कितना फर्ज निभाता था। वह लोटा लिया और रिस्क लेकर जो कुआं था वहां चला गया पानी लेने के लिए और बड़ा सावधानी से पानी भर के आ रहा था। तब तक चौकीदार के द्वारा वह देख लिया गया, उसको पकड़ा गया, पूछा गया तो कहा कि चोर हूं मैं, ये बात सही है, लेकिन मैंने दादी के लिए पानी लाने का कार्य किया है, आपको न यकीन हो तो पूछ लीजिए। फिर उस चोर को लेखिका के परदादी के पास ले जाया गया और लेखिका की परदादी ने कठोरता बरतने से बिल्कुल मना कर दिया। वह लोटे का आधा पानी पी, आधा लोटा पानी चोर को दे दिया और उसे पिलाया और कहा कि बेटे, एक लोटा में आधा आधा पानी पीकर दरअसल हम लोग माँ बेटे हुए। अब तुम्हारा फर्ज बनता है चोरी करके अपमानजनक जिंदगी जियो या खेती बाड़ी करो और सम्मानजनक जिंदगी बिताओ। और कहते हैं उस चोर पर इतना प्रभाव पड़ा, इतना ज्यादा आकर्षित हुआ, उसके आंखों में आंसू आ गए और चोरी का धंधा उसने हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और उसके बाद खेती करने लगा, सम्मानजनक जिंदगी जीने लगा। लेखिका को जब होश आया, पहले तो कहानी सुनती थी, तो उस चोर को देखा भी, बुजुर्ग हो गया था बेचारा, सहमा सा रहता था, लेकिन चेहरे पर एक विश्वास भी था। और लेखिका को बड़ा अच्छा लगा कि उसके दादी माँ के कारण एक चोर शरीफ जीवन, शराफत का जीवन जीने के लिए तैयार हो गया था। फिर लेखिका ने अपने दादी के विषय में बतलाया है कि उन्हीं के कारण हम लोग लड़की होते हुए भी कभी हीन भावना हमारे अंदर नहीं आई। कभी हम लोगों ने ये नहीं समझा कि लड़की है तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और दादी से, नानी से, माँ से, परदादी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही और हम लोग अच्छे कार्य करते रहे, लेखिका बन गए, एक भाई लेखक भी बन गया। तो भैया बहन, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे की बात हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।